पानपुरी नाम का गांव था, जहां पर प्रहलाद अपनी बेटी ऋचा के साथ रहता था। प्रहलाद गांव में पान बेचने का काम किया करता था। ठीक प्रहलाद के सामने गौरव की भी पान की दुकान थी, मगर गौरव अपने पान में गुटखा भी मिलाकर गांव में बेचा करता था, जिस वजह से गांव वालों को गुटखा पान खाने की आदत हो गई थी। कोई भी मीठा या सादा पान नहीं खाना चाहता था, जिस वजह से प्रहलाद का धंधा बंद पड़ने लगा था। प्रहलाद जाकर गौरव से बात भी करता है। गौरव, जो तुम कर रहे हो गलत है। पैसे कमाने के लिए तुम गुटखे का पान भी बेच रहे हो। मैं किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ। सब खा रहे हैं तो मैं बेच रहा हूँ, और मैं वो सब बेचूंगा जिसमें मेरा फायदा होगा। प्रहलाद वहां से चला जाता है। वो गांव का एक अच्छा नागरिक था। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो भूखा क्यों ना रहे, मगर वो गांव में कभी गुटखा पान नहीं बेचेगा। मगर वो टूट गया जब उसकी बेटी ऋचा का जन्मदिन था और उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो घर जाता है जहां ऋचा उसका इंतजार कर रही थी। पापा, आज मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए आप क्या लाए? बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाने गया था, मगर खिलौने बड़े महंगे हो गए हैं आजकल, इसीलिए मैं बाजार से मोमोज लेकर आया हूँ। इसे खा लो बेटा, तुमने पहले कभी नहीं खाया है ना ये, और बेटा मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोमोज लाने के लिए। ऋचा मोमोज खाने जा ही रही थी, तभी एक साधु उनके घर के बाहर आता है। साधु बड़े दुबले और थकी हालत में घर के बाहर लोगों से खाना मांग रहे थे। मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, वरना मैं एक कदम और नहीं चल पाऊंगा। कोई तो खाने को दे दो। प्रहलाद घर के बाहर आता है और साधु से कहता है, साधु जी, आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। साधु पानी पीने के लिए प्रहलाद के घर जाते हैं। प्रहलाद उनको पानी पिलाता है। बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं बहुत बड़ी यात्रा करके आया हूँ और किसी ने मुझे खाने के लिए भोजन नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए साधु जी, लेकिन आज हमारे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। साधु जी, मेरे पास मोमोज है ना, आप ये खा लीजिए। शुक्रिया बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। साधु मोमोज खाते हैं और खाने के बाद उनके अंदर ताकत आ जाती है और वो प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद, तुमने और तुम्हारी प्यारी बच्ची ने आज मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, एक बक्सा लेकर आओ। प्रहलाद साधु को एक बक्सा लाकर देता है। साधु बक्से के ऊपर एक मंत्र पढ़ते हैं और जैसे ही प्रहलाद वो बक्सा खोलता है, उसमें एक अलग प्रकार का मसाला आ जाता है। मुझे पता है प्रहलाद कि तुम पान बेचते हो। इस मसाले को साधारण मसाला नहीं समझना, ये जादुई अग्नि मसाला है। मोमोज को तुम पान के पत्ते की तरह इस्तेमाल करना और पान बनाना। उसके बाद ये मसाला उसमें छिड़क देना। उस पान में ऐसी आग लगेगी जिसे खाकर इंसान के अंदर के दुख और तकलीफ जल जाएंगे। साधु अपने बस्ते से सोने का लॉकेट निकाल के भी उसे दे देते हैं। और ये भी अपने पास रखो, जब भी तुम ये अनोखा पान बनाओगे, इसे अपने गले में पहन कर रखना। ये तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की दोनों की रक्षा करेगी। साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कहकर साधु अपने रास्ते निकल जाते हैं और अगले दिन प्रहलाद अपनी पान की दुकान में पहुंचता है। मोमोज फायर पान ले लो, मोमोज फायर पान। इस पान की आग तुम्हारे दुख दर्द को जला देगी और एक नई शुरुआत में मदद करेगी। आओ आओ, मोमोज फायर पान खाओ। तभी वहाँ एक औरत गुजर रही थी। वो मोमोज फायर पान के बारे में सुनती है। मोमोज के बारे में सुना है, पान के बारे में भी सुना है,
मगर ये मोमोज फायर पान क्या है? वो औरत प्रहलाद के पास जाती है। भैया, एक ये मोमोज फायर पान खिलाना। जी अभी खिलाता हूँ, बस अपना मुंह खोल कर रखिएगा, मैं पान सीधा आपको खिलाऊंगा। डरिएगा नहीं, इस पान की आग आपको जलाएगी नहीं, उल्टा आपकी मदद ही करेगी। प्रहलाद एक मोमो हाथ में लेता है। उसके अंदर पान की वस्तुएं रहती हैं। जैसे ही वो बक्से में से मसाला निकालकर छिड़कता है, वैसे ही मोमोज में आग लग जाती है और प्रहलाद सीधा वो मोमोज फायर पान उस औरत को खिला देता है। अरे ये पान तो बड़ा ही कमाल का है, बड़ा ही स्वादिष्ट पान है ये तो। कैसा लगा मेरा अनोखा मोमोज फायर पान? बहुत अच्छा है, खा के मानो शांति की लहर मन में उठ गई हो। धीरे धीरे पूरे गांव में प्रहलाद के मोमोज फायर पान प्रसिद्ध हो गए। सब गौरव के गुटके पान को छोड़कर प्रहलाद के पास मोमोज फायर पान खाने आने लगते हैं। ये देखकर गौरव गुस्से में प्रहलाद से मिलने आता है। ये तुम क्या कर रहे हो प्रहलाद? तुम ऐसे कैसे पान बेच सकते हो? तुम्हारी वजह से अब मुझसे कोई भी पान नहीं खरीद रहा। मैंने तो तुमसे कहा ही था कि इस गुटके पान को बेचना छोड़ दो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और पूरा गांव तुम्हारी वजह से दूषित हो गया था। अब जब सब अच्छी चीजें खा रहे हैं तो तुम्हें उससे भी दिक्कत है। ये गांव वाले क्या करते हैं और ये कैसे जीते हैं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है प्रहलाद। मुझे सिर्फ मेरे पैसे कमाने से मतलब है, जो मैं अभी कमा नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से। इसका हिसाब तो मैं लेकर रहूंगा प्रहलाद। इतना कहकर गौरव वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान पर जाकर 2 गुंडे बुला लेता है। क्या बात है, आज आपने हमें यहाँ कैसे बुलाया? कोनो दिक्कत आ गई का गौरव भैया? अभी क्या बताऊं, ये मोमोज फायर पान नाम से बाजार में कुछ आया है जिसने मेरा धंधा चौपट कर दिया है। तो आपको इसमें हमारी मदद चाहिए ताकि हम जाके देखें कि माजरा क्या है। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, अभी पता लगाते हैं क्या माजरा है। दोनों गुंडे प्रहलाद के पास जाते हैं। एक पान तो खिलाइए वाला। जरा हम भी देखें कि इसमें ऐसा क्या है। जी अभी खिलाता हूँ। प्रहलाद इस बात से अनजान था कि वो गुंडे हैं। प्रहलाद उन लोगों को मोमोज फायर पान बनाकर उनके मुंह में डाल देता है। अरे ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। तभी सोचो कि गांव के लोग इस मोमोज फायर पान को इतना पसंद क्यों करते हैं। वो लोग पान खाते वक्त प्रहलाद से पूछते हैं कि इस पान को बनाने का राज क्या है। प्रहलाद बिना किसी संकोच के अपने मसाले बक्से के बारे में बता देता है कि जैसे ही वो मसाला उस पान में डाला जाता है, वैसे ही उसमें आग लग जाती है। ये सुनकर वो दोनों वापस गौरव के पास लौट जाते हैं। क्या कुछ पता चला कि क्या सामग्री है उस मोमोज फायर पान की? कोई भी सामग्री नहीं है। उसके पास एक जादुई बक्सा है जिसमें जादुई मसाला है। मसाला छिड़कते ही वो पान बड़ा ही स्वादिष्ट हो जाता है और उसकी आग हमें कुछ भी नहीं करती, बल्कि अच्छा महसूस कराती है। अगर ऐसी बात है तो ये हमारे लिए अच्छा है। हम उस बक्से को चुरा लेंगे और अपने मोमोज फायर पान बेचेंगे, वो भी गुटखा डालकर, जिससे हमारा पान उसके पान से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा और पैसा ही पैसा होगा। तुम दोनों इसमें मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम दोनों को इस साल कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो, दोगे मेरा साथ? अगर इतना पैसा दोगे तो मना कौन कर सकता है। चलो। तीनों रात का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात होती है, तीनों प्रहलाद की दुकान के बाहर पहुंचते हैं। बहुत मोमोज फायर पान बेचने का शौक था ना? अब देखता हूँ कि तू कैसे बेचता है। अब सिर्फ लोग मेरे पास से ये पान खाएंगे। वो गुंडे ताले खोलने में माहिर थे, क्योंकि वो गुंडे कम चोर ज्यादा थे। थोड़े ही समय बाद दोनों गुंडे ताले को खोल लेते हैं
और गौरव उस बक्से को उठा लेता है। अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। चलो यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गौरव अपनी दुकान पर चला जाता है। अगला दिन होता है और प्रहलाद अपनी दुकान खोलता है और वहाँ पर अपना बक्सा नहीं पाता है। और दूसरी ओर गौरव भी अपनी पान की दुकान पर मोमोज फायर पान बेचना शुरू कर देता है, जहाँ उसके 2 गुंडे भी खड़े होते हैं। ले लो, मेरे यहाँ के सबसे स्वादिष्ट मोमोज फायर पान ले लो। तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजरता है और गौरव से कहता है, अरे गौरव, तुमने भी ये मोमोज फायर पान बेचना शुरू कर दिया? हाँ, वो भी प्रहलाद से अच्छी। मेरे मोमोज फायर पान को खाने के बाद आप उसके वहाँ के पान को भूल जाएंगे। अगर ऐसा है तो लाओ, एक पान मुझे भी खिलाओ। जी जी, अभी खिलाता हूँ। जैसे ही गौरव उस आदमी को मोमोज फायर पान खिलाने के लिए बक्सा खोलता है, वैसे ही उसकी दुकान में आग लग जाती है। मेरी दुकान, नहीं नहीं। आग लगते ही प्रहलाद गौरव के पास गांव वाले और प्रधान को लेकर पहुंच जाता है। अरे, यहाँ तो गौरव की दुकान बुरी तरह से जल गई है और ये 2 गुंडे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रधान जी, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। इस प्रहलाद के बक्से को चुराने के लिए हमें गौरव ने ही कहा था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि पैसों के लिए ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दो, लेकिन तुम पैसों के पीछे इतने पागल हो गए कि तुम चोरी करने पर उतर आए। तुम तीनों को इस गांव से निष्कासित किया जाता है। जाओ और यहाँ पर कभी दिखाई मत देना। प्रधान और गांव वाले मिलकर उन तीनों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। अगला दिन आता है और प्रहलाद फिर से मोमोज फायर पान बेचना शुरू कर देता है। ओंकिला अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में रहती थी, जो चाइना के काफी नजदीक था। ओंकिला के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और 3 छोटे बच्चे थे। ओंकिला के परिवार का खर्चा खेती किसानी से चलता था। चूँकि ओंकिला का गांव चाइना के पास था, इसलिए ओंकिला को मोमोज, चाउमीन, वेज हक्का नूडल्स, मनचाओ सूप जैसे चाइनीज व्यंजन बहुत अच्छी तरह से बनाना आते थे। ओंकिला की माँ खेत में काम करती और ओंकिला घर पर ही रहकर खाना बनाती। क्या हुआ माँ, आज आप बहुत लेट हो गई? बहुत सारे गांव वालों के साथ हमारा खेत भी मिलिट्री के पास जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। लेकिन अगर हमारा खेत गया तो हमें मुआवजा भी तो मिलेगा ना। कोई चीज अपने पास हो, उसकी बात ही कुछ और होती है। पैसा तो हाथ में आते ही खर्च होने लगता है। तुम चिंता मत करो माँ, इनकम का कोई दूसरा इंतजाम जरूर हो जाएगा। आज मैंने मोमोज बनाए हैं, आप खा लो। दीदी, आप मोमोज बहुत अच्छे बनाती हैं, खाकर मजा आ जाता है। छुटुआ, मोमोज तो खूब खा रहा है। जरा ये बता, गणित में कितने नंबर आए हैं? 10 में से 0 अंडा। ओंकिला, तू इसे पढ़ाती नहीं है क्या? अगर यही हाल रहा तो ये पास नहीं हो पाएगा। माँ, इसे किसी अच्छे ट्यूशन की जरूरत है, ये मेरे पढ़ाने से नहीं पढ़ता। अगले दिन शाम को घर आकर माँ ने कहा, ओंकिला, हमारी जमीन चली गई, 2 लाख रुपए मिले हैं। क्या इन रुपयों से हम गांव में कोई काम शुरू कर दें? माँ, गांव में तो कोई काम नहीं है, मैं शहर चली जाती हूँ। कोई काम धंधा सेट हो जाएगा तो मैं आपको पैसे भेजती रहूंगी। लेकिन तू कौन से शहर जाएगी? मैं दिल्ली चली जाती हूँ। तू विशाखापट्टनम चली जा, वहाँ हमारे गांव का नौरेन काम करता है। परदेश में किसी जान पहचान के व्यक्ति से बहुत सहायता मिल जाती है। ओंकिला आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे बसे शहर विशाखापट्टनम पहुँची और अपने गांव के लड़के नौरेन से मिली। मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ, तुम मुझे यहाँ कोई काम दिलवा दो। तुम्हें क्या आता है? मैं सारे चाइनीज फूड बना लेती हूँ। मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, वहाँ एक मोमोज बनाने वाले की जरूरत है। मैं अपने मालिक से बात करता हूँ। नौरेन ने रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु से बात की और ओंकिला को मोमोज बनाने का काम मिल गया। रेस्टोरेंट समुद्र के किनारे पर ही था। लोग बीच पर घूमने आते और खाना पीना भी खूब चलता।
ओंकिला के हाथ के टेस्टी मोमोज लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु की कमाई खूब बढ़ रही थी, लेकिन कमाई बढ़ने के साथ विष्णु अपने यहाँ के वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ा रहा था। वो ओंकिला को केवल 10,000 देता था। ओंकिला के लिए बचत करना और अपने घर पैसे भेजना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने होने जा रहे हैं। मैं घर पर अभी तक मुश्किल से 8-10 हजार रुपए ही भेज पाई हूँ। माँ के लिए खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। अगले दिन ओंकिला ने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा, अंकल मेरी सैलरी 15,000 कर दीजिए, मैं घर पैसे नहीं भेज पा रही। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या तुम्हारे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है? मैंने तुम्हें काम दिया, यही मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। सैलरी नहीं बढ़ेगी, जाओ अपना काम करो। उस समय ओंकिला के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उसने रेस्टोरेंट पर काम करना जारी रखा। रेस्टोरेंट के पास अक्सर एक कुत्ता आ जाता था। ओंकिला ने उसका नाम मोती रख दिया था। मोती जब भी आता, ओंकिला उसे 2 मोमोज खाने को देती। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने ओंकिला को कुत्ते को मोमोज खिलाते हुए देख लिया। मोमोज बनाने का सामान तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं आता, जो तुम कुत्ते को मोमोज खिलाए जा रही हो। 2 मोमोज कुत्ता खा लेगा तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? जरा सी बात पर आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में ला रहे हैं? इन मोमोज के पैसे तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। उस महीने विष्णु ने ओंकिला को सिर्फ 8,000 रुपए ही दिए। रेस्टोरेंट के मालिक के कठोर व्यवहार की वजह से ओंकिला ने एक फैसला लिया। ओंकिला ने नौरेन से कहा, मैं यहाँ पर काम छोड़ रही हूँ, अब मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी सारा सामान खरीदना होगा और एक काउंटर भी चाहिए होगा जिस पर रखकर तुम मोमोज बेच सको। क्या तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं? कुछ रुपए हैं मेरे पास, थोड़े तुम दे दो। ओंकिला ने समुद्र के किनारे एक काउंटर पर अपने मोमोज बेचना शुरू कर दिए। अब विष्णु के रेस्टोरेंट पर कम ही लोग मोमोज खाने जाते। बीच पर घूमने वाले ज्यादातर लोग ओंकिला के मोमोज खाते। ओंकिला अब हर महीने लगभग 20,000 रुपए कमाने लगी। विष्णु को ओंकिला के काउंटर पर भीड़ लगी देखकर चिंता होने लगी। अभी तक तो केवल मेरे रेस्टोरेंट पर ही चाइनीज फूड बिकता था, लेकिन इस लड़की ने मेरा एकाधिकार समाप्त कर दिया। किसी दिन ये मेरी तरह रेस्टोरेंट भी खोल सकती है। कांटों का पेड़ बड़ा हो इससे पहले ही उसे उखाड़ देना उचित है। विष्णु एक दिन ओंकिला के पास जाकर बोला, ओंकिला, मेरे नए वर्कर्स अच्छे मोमोज नहीं बना पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे रेस्टोरेंट में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी सैलरी 2,000 बढ़ा दूंगा। नहीं अंकल, अब मैं 20,000 कमाती हूँ, मुझे आपके रेस्टोरेंट में काम करने की जरूरत नहीं है। तो तुम अपना धंधा मेरे रेस्टोरेंट से कहीं दूर शिफ्ट कर लो। क्यों कर लूं? क्या बीच की सारी जमीन आपके पिताजी की है? ओंकिला के मुंह से कड़क जवाब सुनकर विष्णु का खून उबलने लगा। आप मोमोज के अलावा और भी चीजें बेचते हैं, आप उन्हीं पर फोकस करें। और अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना रेस्टोरेंट कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। अभी तक ये लड़की मुझसे सैलरी मांगती फिरती थी और अब ये मुझे ही जवाब दे रही है। इसके अहंकार को चूर चूर ना किया तो मेरा नाम भी विष्णु चंद्र देसाई नहीं। उस रात जब ओंकिला अपने रूम पर पहुंची तो 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अगर तुमने अपना धंधा विष्णु भाई के रेस्टोरेंट के पास से अलग नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारी पहुंच अरुणाचल प्रदेश तक है, तुम्हारे परिवार पर भी हमारी नजर है। दोनों आदमी ओंकिला को धमकी देकर चले गए। ओंकिला को बहुत देर बाद सांस आई। ओंकिला ने फोन पर अपनी माँ से बात की। तू डरना मत बेटी, यहाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तू अपना काम जारी रख। तू इसी समय पुलिस के पास जा। ओंकिला ने पुलिस के पास जाकर शिकायत की। पुलिस विष्णु के पास पहुँची। विष्णु भाई, आप यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं। क्या आप किसी की जान लेकर हत्यारा बनना चाहते हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी की जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं तो सिर्फ उस लड़की को डराना चाहता था। इस तरह डराने धमकाने वाले काम मत करिए, वरना आपके लिए कानूनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उस लड़की को अपना बिजनेस करने दीजिए। पुलिस के जाने के बाद विष्णु सोचने लगा, बल से काम नहीं चलेगा, मैं फंस जाऊंगा। दिमाग से काम लेना होगा। कुछ दिनों बाद ओंकिला के पास एक लड़की आई। हेलो मैम, मैं हिंदुस्तान पे कंपनी की तरफ से आई हूँ। प्लीज आप हमारा कोड स्कैनर लगवा लीजिए।
इसके तो पैसे जाएंगे। ये फ्री है, आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए, मैं अभी आपका अकाउंट इससे लिंक कर देती हूँ। बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट की मांग करते थे, इसीलिए उंकिला ने सोचा कि उसे स्कैनर लगवा ही लेना चाहिए। उंकिला ने अपना मोबाइल लड़की को दे दिया। वो लड़की एक हैकर थी जिसे विष्णु ने भेजा था। लड़की ने उंकिला के बैंक अकाउंट के सारे पैसे उड़ा दिए। ये लीजिए, हो गया। अगले दिन उंकिला अपने एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पहुंची तो उसे पता चला कि उसके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है। उंकिला तुरंत बैंक गई और उसने अपने अकाउंट के बारे में पूछताछ की। बैंक में उसे बताया गया कि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार हुई है। उंकिला समझ गई कि हिंदुस्तान पे वाली लड़की ने उसे धोखा दिया। उंकिला ने पुलिस स्टेशन में लड़की की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चला। उधर विष्णु ने उंकिला का काउंटर भी चोरी करवा दिया, जिसमें उंकिला का सारा सामान रखा रहता था। उंकिला के पास अब ना तो इन्वेस्टमेंट के पैसे थे और ना ही सामान। वो रोती हुई नौरेन के पास पहुंची। मैं लुट गई नौरेन। क्या हुआ उंकिला, तुम रो क्यों रही हो? उंकिला ने नौरेन को सारी आप बीती सुनाई। क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? नौरेन 2 दिन पहले ही गांव से लौटा था। मुझे माफ कर देना उंकिला, मैं परसों ही अपनी बहन की शादी करके लौटा हूँ। मेरे सारे पैसे शादी में खर्च हो गए। उंकिला बीच पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ वही कुत्ता मोती आया, जिसे उंकिला मोमोज खिलाती थी। आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं लुटी हुई बैठी हूँ। मोती अचानक एक देवता में बदल गया। मैं समुद्र का देवता वरुण हूँ और कुत्ते के रूप में बीच पर टहलकर लोगों की परीक्षा लेता हूँ। आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करती। भगवान हमेशा किसी जीवित प्राणी के रूप में ही परीक्षा लेने आते हैं। वरुण देवता ने उंकिला को कुछ बीज दिए। इन बीजों को समुद्र की रेत पर फैला देना। उनसे जो पौधे निकलेंगे उन पर मोमोज आएंगे, जिन्हें सिर्फ तुम ही पौधों से अलग कर सकोगी। ऐसा कहकर वरुण देवता गायब हो गए। उंकिला ने बीजों को रेत पर डाला और अगले ही दिन पौधे निकल आए, जिन पर मोमोज के फल लगे हुए थे। उंकिला ने मोमोज को तोड़कर एक कटोरी में रखा और मोमोज बेचने लगी। उन मोमोज में वही स्वाद था जो उंकिला के हाथों से बने मोमोज में होता था। विष्णु को जब पता लगा कि उंकिला ने रेत में मोमोज के पौधे उगाए हैं, तो वो रात में मोमोज तोड़ने पहुंच गया। विष्णु ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ना एक भी मोमोज टूटा और ना एक भी पौधा जमीन से उखड़ा। विष्णु बाजार से कुछ जहरीले कीड़े ले आया जो फसल को नष्ट कर देते हैं। उसने मोमोज के पौधों पर कीड़ों को छिड़क दिया। अब आएगा मजा। लेकिन तभी एक तेज समुद्र की लहर आई और उसने सारे मोमोज के पौधों से कीड़ों को साफ कर दिया। विष्णु एक ट्रॉली में ढेर सारा लकड़ी का बुरादा भरकर लाया और उसने बुरादे को मोमोज के पौधों पर डाल दिया और फिर उसने बुरादे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। विष्णु को लगा अब काम बन जाएगा, लेकिन तभी बीच पर जोरदार बारिश होने लगी और आग बुझ गई। ये बारिश को भी अभी आना था। तभी नौरेन वहाँ पर आ गया। ये सब आप क्या कर रहे हैं सर? उंकिला ने मुझे बताया था कि ये मोमोज किसी देवता के वरदान हैं। कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐ नास्तिक हूँ, मुझ पर इन देवताओं और वरदानों की बातों का कोई असर नहीं होगा। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है और मैं तुम्हें उंकिला के इन फ्री के मोमोज को तबाह करके दिखाऊंगा। तभी उंकिला वहाँ आ गई। विष्णु अंकल, आप मेरे मोमोज के पौधों को कोई नुकसान ना पहुँचाएं, वरना मैं फिर से पुलिस के पास जाऊंगी और आपकी शिकायत करूंगी। अगर ये बार बार पुलिस के पास गई तो मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। अभी मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। तुम गलत समझ रही हो उंकिला, मैं तो बस यहाँ इन मोमोज को देखने आया था। अगर तुम्हें परेशानी है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नौरेन, तुम मेरे साथ आओ। विष्णु नौरेन को साथ लेकर अपने घर पहुँचा। नौरेन, तुझे मेरा एक काम करना है। कैसा काम सर? तू अपने गांव जा और किसी तरह उंकिला की माँ और उसके भाइयों को बीमार कर दे। अगर वो लोग बीमार पड़ गए तो उंकिला को उनकी देखभाल के लिए घर वापस लौटना पड़ेगा और इस तरह उंकिला मेरे रास्ते से हट जाएगी। तुझे मैं इस काम के बदले 50,000 रुपए दूंगा और अगर तूने इनकार किया
तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। नौरेन संकट में पड़ गया। उस रात वो सो नहीं पाया। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास मालिक का ऑर्डर पूरा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। आखिर मैं ये पाप खुद से तो नहीं कर रहा, मैं तो बस मजबूरी में कर रहा हूँ। भगवान मुझे माफ करना। ने गांव गया और ओंकिला के घर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचा। ओंकिला की माँ नौरेन की मौसी लगती थी। मौसी, मैंने नई मोटरसाइकिल खरीदी है, इसी की मिठाई लेकर आया हूँ। ओंकिला की माँ नौरेन पर बहुत भरोसा करती थी। बहुत खुशी की बात है बेटा। और सुनाओ, घर पर सब कुशल मंगल तो है? और ओंकिला कैसी है? घर पर सब कुछ अच्छा है और ओंकिला की भी अच्छी कमाई हो रही है। आपकी बेटी बहुत मेहनती है। ऐसी बेटी किस्मत वालों को ही मिलती है। कुछ देर बातें करने के बाद नौरेन चला गया। ओंकिला की माँ और उसके भाइयों ने मिठाई खा ली। उन चारों को बुखार आ गया और वो बुरी तरह बीमार पड़ गए। ओंकिला को अपने परिवार की देखभाल के लिए घर लौटना पड़ा। अब मुझे कोई डर नहीं। इन पौधों को उखाड़ नहीं सकते, लेकिन नष्ट तो कर ही सकते हैं। विष्णु एक रोलर ले आया और उसने रोलर को पौधों पर चढ़ा दिया, लेकिन उससे भी पौधों का कुछ नहीं बिगड़ा। रोलर ऊपर से गुजर जाने के बाद पौधे फिर से वैसे ही खड़े हो गए। विष्णु गुस्से से पागल हो गया। उसे सामने वही कुत्ता मोती दिखा। विष्णु ने अपना गुस्सा कुत्ते के ऊपर निकालना चाहा। आज मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विष्णु कुत्ते पर रोलर चढ़ाने ही वाला था कि तभी कुत्ता वरुण देवता में बदल गया और वरुण देवता ने विष्णु को रोलर सहित उठाकर समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बचाओ। वरुण देवता उसके पास जाकर बोले, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे वचन दो कि ओंकिला के काम में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ ओंकिला के व्यापार में किसी तरह की बाधा नहीं डालूंगा। उसके पैसे भी वापस कर दूंगा और उसका काउंटर भी। तब वरुण देवता ने विष्णु को उठाकर समुद्र किनारे फेंक दिया और वे वहाँ से गायब हो गए। वे ओंकिला के घर पहुँचे और ओंकिला के परिवार को भी अच्छा कर दिया। ओंकिला शहर वापस लौट आई और उसका काम धंधा पहले की तरह चलने लगा। चंदर एक अमीर घर का लड़का है, पर वो बहुत बदतमीज है। वो घर में और घर के बाहर भी किसी से भी सीधे मुंह बात तक नहीं किया करता है। उसकी इस आदत से उसके घर के सभी लोग बहुत परेशान हैं। सभी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, पर चंदर किसी की भी बात नहीं सुनता है। बेटा, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा करो। तुम किसी से भी बात करते हो तो कम से कम उसकी उम्र का तो लिहाज किया करो। आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जाकर अपनी बेटी को समझाइए। कल को वो अपने ससुराल जाएगी तो उसे ज्यादा तमीज सिखाने की जरूरत है, ना कि मुझे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो तुम्हारी बहन है। क्या मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें यही मैनर्स सिखाए हैं जो तुम हमारे साथ भी इस तरह की बातें करते हो? मैं किसी दूसरे से नहीं सीखता। मुझे जो सीखना होता है मैं खुद से ही सीख लेता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चंदर की बातों से और उसके व्यवहार से सभी घर वाले इतने चिढ़ जाते हैं कि सभी लोग चंदर की शिकायत लेकर उसके पापा के पास जाते हैं, क्योंकि चंदर सिर्फ अपने पापा से ही डरता है। देखिए ना जी, ये चंदर तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन ये बिगड़ता ही जा रहा है। इसका कुछ कीजिए ना, नहीं तो ये पूरे गांव में हमारी नाक कटवा देगा। हाँ, मैंने भी इसके बारे में कुछ लोगों से सुना है कि ये आजकल बहुत मुंहफट हो गया है, पर मैंने सोचा कि बाहर के लोग हैं, इसीलिए मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए कह रहे होंगे। पर अगर मेरे ही घर के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद ही देख लीजिए। मैं उसको आपके सामने लेकर आती हूँ। क्या हुआ? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ बेमतलब? तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं आजकल। जो शिकायत कर रहे हैं उन्हें जाकर पूछिए ना। मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बहुत बदतमीज हो गए हो तुम, पर गलती मेरी ही है।
कि मेरा बेटा इतना मुफट हो गया और मुझे इस बात की जरा भी खबर नहीं है। मैं जा रहा हूँ और अब मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। आज के बाद तुम्हारी पॉकेट मनी बंद, और हाँ, अब से तुम घर में ही रहोगे। बाहर जाकर तुम बहुत बिगड़ गए हो। चंदर अपने पापा की बात नहीं सुनता है और घर से जाने लगता है। अगर तुम घर से गए तो वापस मत आना। तुम्हारे लिए फिर इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लूंगा। चंदर गुस्से में घर से तो निकल जाता है, पर अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। इसीलिए वो एक मोमो वाले के पास जाता है, जिससे अक्सर वो मोमोज खाया करता था। एक प्लेट मोमोज बना दे, भूख लगी है मुझे। भैया, अब तो कुछ ही मोमोज बचे हैं। एक प्लेट तो पूरा नहीं होगा। रात बहुत हो चुकी है, इसीलिए मैं दुकान बंद करने जा रहा था। तुम लोग भी ना, जाकर मेरे लिए कुछ पानी पूरी ले आ। चंदर के बोलने पर मोमोज वाला उसके लिए एक प्लेट पानी पूरी ले आता है और उसी प्लेट में कुछ बचे हुए मोमोज रख देता है। ये लीजिए भैया, पानी पूरी और मोमोज दोनों हैं इसमें। चंदर बुरे मन से उस प्लेट की तरफ देखता है। उसको भूख तो लगी है, पर उसको खाने का मन नहीं कर रहा है। ये बहुत खा लिया है मैंने पानी पूरी मोमोज, अब मुझे कुछ नया खाना है। ये खाकर तो मैं पक चुका हूँ। एक तो घर वालों की बकबक से मन भर गया और दूसरा ये सब खाकर। चंदर गुस्से में पानी पूरी के अंदर मोमोज भर देता है, जिससे मोमोज पानी पूरी के नमकीन पानी में घुल जाते हैं। ये ले, तू खा ले बेटा। क्या तू रोज रोज ये सब खा सकता है? आपने खुद ही मुझसे मोमोज मांगे और पानी पूरी लाने के लिए भी आपने ही कहा। अब आप मुझ पर कहाँ का गुस्सा निकाल रहे हैं? और ये खाने में क्या बुराई है? मोमोज वाला उस पानी पूरी के अंदर डाले हुए मोमोज को खाता है। उसको वो बहुत टेस्टी लगता है। ये तो आपने गुस्से गुस्से में कोई नई डिश बना दी। इसका टेस्ट तो बहुत ही अलग और अच्छा है। क्या सच कह रहा है? तब तो एक मैं भी ट्राई करूंगा। चंदर को भी उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। ये तो सच में बहुत टेस्टी है। मैं तो अब सभी मोमोज को पानी पूरी में डालकर ही खाऊंगा। चंदर इसी तरह से सारे मोमोज को पानी पूरी के अंदर डालकर खाता है। ठीक है भैया, अब चले जाइए। वैसे भी मैं अब दुकान बंद करने वाला हूँ। ऐसा है कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। अब मैं भी यहीं तेरे साथ रहूंगा और कुछ काम करके खुद ही पैसे कमाऊंगा और अपने घर वालों को दिखाऊंगा कि उनकी मदद के बिना भी मैं अकेले रह सकता हूँ। चंदर अब उस मोमोज वाले के साथ ही मोमोज बेचने की सोचता है। भैया, मोमोज बेचकर तो इतनी भी कमाई नहीं होती कि मेरे घर का खर्चा ठीक से चल पाए। मैं आपको अपनी दुकान पर कैसे काम दे सकता हूँ? चंदर को पूरा विश्वास था कि मोमोज वाला उसको अपनी दुकान पर अपने साथ रख लेगा, पर अब वो थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि न उसके पास कोई काम था और न ही उसके पास अब रहने के लिए कोई घर था। चंदर को मोमोज वाले के बात पर बहुत गुस्सा आता है। तुझे क्या लगता है मैं कोई भिखारी हूँ जो तुझसे काम मांगने आया हूँ? अरे तेरे जैसों को तो मैं काम देता हूँ। आपके इसी व्यवहार की वजह से ही लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा होता तो मैं आपको जरूर अपने साथ काम पर रख लेता। मुझे तेरे काम की कोई जरूरत नहीं है। चंदर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और पानी पूरी वाले के पास जाता है और उससे काम की बात करता है। मुझे काम की जरूरत है। क्या तुम मुझे अपनी दुकान पर काम दे सकते हो? मेरी तो छोटी सी दुकान है भैया, मैं आपको कैसे काम पर रख सकता हूँ? अब चंदर को समझ आ गया था कि अगर उसने अभी भी अपना व्यवहार नहीं सुधारा तो उसको सड़क पर ही सोना पड़ सकता है। इसलिए वो प्यार से पानी पूरी वाले से बात करता है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोग मिलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हम साथ में मिलकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी पूरी वाला तो साथ में काम करने के लिए तैयार हो गया था, पर अभी भी चंदर को मोमोज वाले की भी जरूरत थी। इसलिए वो अपना गुस्सा शांत करके मोमोज वाले के पास जाता है और उसे सॉरी कहता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ गलत ढंग से और गुस्से में बात की, पर आज से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। और अगर तुम चाहते हो तो हम मिलकर साथ में काम करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। कोई बात नहीं भैया,
लेकिन जिस काम की आप बात कर रहे हैं वो काम है क्या? मैं सोच रहा हूँ कि हम मोमोज को पानी पूरी के अंदर डालकर बेचेंगे। उसका टेस्ट लोगों को बहुत पसंद आएगा और हम तीनों लोग मिलकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, पर पहले हमें बहुत सारी पानी पूरी खरीदनी पड़ेगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पानी पूरी वाले से इस बारे में बात कर ली है और वो भी इसके लिए तैयार है। तब तो शुभ काम में देरी कैसी, हम तीनों लोग कल सुबह से ही ये काम शुरू कर देंगे। चंदर आज मोमोज वाले के साथ उसकी दुकान पर ही सो जाता है और सुबह उठकर दोनों लोग मिलकर मोमोज बनाते हैं। साथ ही पानी पूरी वाला भी पानी पूरी बनाकर तैयार रखता है। अब ये तीनों दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाते हैं, मोमोज पानी पूरी वाले। अरे भैया, आपकी दुकान में मोमोज मिलता है या पानी पूरी? हम लोगों ने एक नई डिश बनाई है, मोमोज पानी पूरी। इसका स्वाद लाजवाब है। तो मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगी। आप एक प्लेट मोमोज पानी पूरी दे दीजिए। चंदर और उसके दोस्त मिलकर अच्छे से एक प्लेट मोमोज पानी पूरी तैयार करते हैं। ये लीजिए आपकी मोमोज पानी पूरी। वो लड़की मोमोज पानी पूरी खाती है। ये तो आपने मुझे आज कुछ अलग ही डिश खिला दी। मेरी मम्मी को भी ये बहुत पसंद आएगा। आप एक प्लेट मेरे घर के लिए पैक कर दीजिए। चंदर एक प्लेट मोमोज पानी पूरी एक थैले में बांधकर उस लड़की को दे देता है। अब इसी तरह से बहुत सारे कस्टमर्स उनकी दुकान पर आते हैं, जिससे इन तीनों की एक ही दिन में बहुत सारी बिक्री हो जाती है। अगर हम मेहनत करेंगे और मीठी जुबान बोलेंगे तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब मुझे ये बात समझ आ गई है। अब चंदर गुस्सा छोड़कर सभी से अच्छे से बात करता है और सभी लोगों को उसका ये बदला हुआ रूप बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन दुकान पर काम करने के बाद चंदर को अपने घर की याद आती है और वो अपने घर जाता है। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, पर तुम घर छोड़कर मत जाना। हाँ, अब मैं सुधर गया हूँ माँ, और मैंने अपना खुद का काम भी शुरू कर दिया है। चंदर अब वो रहने के लिए अपने घर पर आता है। श्याम और रीमा पति पत्नी थे। दोनों अपने बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। दिन में श्याम और रीमा मैगी बेचते और शाम होते ही दोनों मोमोज बेचना शुरू कर देते। उनके मोमोज का व्यापार खूब चलने लगा। जो लोग मनाली घूमने जाते वो जरूर उनके यहाँ मोमोज लेने चले जाते और बड़े चाव से खाते। लोगों को श्याम के मोमोज ज्यादा पसंद आते। रीमा की बनाई हुई मैगी कोई नहीं पूछता। इससे श्याम और रीमा में अनबन होने लगी। भाग्यवान, आज क्या बनाया है खाने में? वैसे तुम्हारे हाथ की मैगी खाए कई दिन हो गए हैं। जी ठीक कहते हैं आप, बना लीजिए मेरा मजाक। मैं तो हूँ ही इसी लायक। बाहर के लोगों को मेरी मैगी पसंद नहीं आ रही और ऊपर से आप भी शुरू हो गए। रीमा गुस्से से किचन में चली जाती है। एक दिन श्याम की दुकान पर एक आदमी आया और कहने लगा, भाई साहब, आपके मोमोज लाजवाब हैं। ऐसे मोमोज मनाली तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा तो जी चाहता है भाई कि मैं आपके हाथ चूम लूं। तारीफ सुने कई दिन हो गए थे, आज आप आए हैं। ये सारी चीजें सुन सुनकर थक गया हूँ मैं। कुछ नया बोलिए। बस ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता चरम सीमा न छूले। सफल हूँ इसलिए घमंड भी है। आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। श्याम की सफलता को देखकर कई और लोगों ने वहाँ पर मोमोज का ठेला लगा दिया। लगता है हमारे व्यापार को किसी की नजर लग गई है। मैंने आपको कहा था ना, ज्यादा हवाबाजी मत कीजिए। देखिए, हमारा व्यापार देखकर ही कई लोगों ने मोमोज का ठेला खोल लिया है। तुम इसकी चिंता मत करो। लोग व्यापार नहीं, व्यवहार देखकर खरीदारी करते हैं। और वही लोग व्यापार और व्यवहार करके हमसे आगे निकल जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तरकीब हमें निकालनी होगी, वरना तुम्हारी बातें सच हो जाएंगी। श्याम रीमा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ ही दिन बाद उनका व्यापार ठप हो जाता है। श्याम इस बात से चिंतित हो जाता है। एक दिन बाजार से श्याम व्यापार के सामान ला रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे चोट लग गई। जख्म गहरे होने के कारण डॉक्टर ने बोला कि श्याम को 3 महीने तक आराम करना है।
आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। इनसे कहिए पहले की तरह काम ना करें, आराम करें। श्याम काम ना कर पाने के कारण दुखी हो जाता है और घर की तकलीफ देखकर रीमा से कहता है, ये कैसा समय आ गया है हमारे जीवन में, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम अकेले ये सब कैसे देखोगी? इस वक्त मैं परिवार की मदद ना करने की वजह से सच में बहुत दुखी हूँ। आप घर की चिंता मत कीजिए, मैंने बच्चों को छुट्टी मनाने मायके भेज दिया है। कुछ दिन मैं आपका ख्याल रख के घर चला लूंगी। काश मैं भी तुम्हारी मदद कर पाता। रीमा ने अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। श्याम की मदद ना मिलने की वजह से वो सिर्फ मैगी ही बनाकर बेच पाती और ठीक ठाक व्यापार हो जाता। एक दिन सुबह रीमा ने अपनी दुकान खोली ही थी कि वहां पर एक गरीब बुढ़ा भीख मांगते हुए रीमा की दुकान पर आ गया। गरीब बुढ़ा रीमा को दुकान पर देखकर श्याम को ढूंढने लगता है। बेटी, यहाँ पर एक बेहतरीन मोमोज वाला नौजवान रहा करता था, वो कहाँ चला गया? बड़े दिन हो गए उसने मुझे मोमोज नहीं खिलाए। जी, वो मेरे पति हैं। उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से अब हम सिर्फ मैगी बेचते हैं। मैं आपको मैगी खिला देती हूँ, आप इसे खा लीजिए। रीमा ने उस गरीब बुढ़े को मैगी परोसी। मैगी खाते ही बुढ़े ने कहा, लाजवाब, ऐसा स्वादिष्ट मैगी मैंने आज तक नहीं खाया। तुम दोनों पति पत्नी के हाथों में जादू है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। गरीब बुढ़े की बात सुनकर रीमा को अच्छा लगा और उसने मैगी के पैसे मांगे। जी धन्यवाद, चलिए मैगी के पैसे दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? मैंने कभी तुम्हारे पति को पैसे नहीं दिए। मैं जब भी आता था वो मुझे फ्री में ही मोमोज खिला देता था। सुबह सुबह आकर इन्होंने दिन की शुरुआत ही ऐसी कर दी। आज का तो दिन ही बड़ा कठिन बीतने वाला है। गरीब बुढ़ा वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया और बोला, मैं अक्सर तुम्हारे पति के हाथ के मोमोज खाकर उसे जादुई तावीज दिया करता था, जिससे तुम्हारे दुकान की खूब बिक्री होती थी। वही मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ। गरीब बुढ़े ने अपने थैली में से एक तावीज निकाली। इस तावीज को तुम अपनी दुकान पर बांध दो और अपना व्यापार देखो। कैसी तावीज? उन्होंने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये लो, और अब से मैगी और मोमो को साथ में मिलाकर बनाना शुरू कर दो। तुम मैगी बहुत अच्छा बनाती हो और अपने पति की मदद से मैगी और मोमोज को मिलाकर उसका व्यापार करो। इतना कहकर गरीब बुढ़ा वहां से चला जाता है। रीमा घर जाकर सारी बातें श्याम से बताती है। श्याम सारी बातें सुनकर कहता है, कई साल पहले एक बार ये गरीब बूढ़े बाबा हमारे दुकान पर आए थे। मैंने इन्हें मोमोज खिलाए, तब भी उन्होंने मुझे एक तावीज दी थी, जिसे मैंने हमारे मोमोज की दुकान पर लगाई और दुकान चलने लगी। लगता है ये वैसा ही तावीज है। उन्होंने ये भी कहा हमें मैगी मोमोज बेचने चाहिए, मैगी और मोमोज का मिश्रण। जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा ही करना चाहिए, इससे हमारे व्यापार में सिर्फ बढ़त ही होगी। श्याम की बात सुनकर रीमा ने अपने दुकान पर गरीब बूढ़े बाबा की तावीज बांध दी और मैगी मोमोज बनाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरे मनाली में मैगी मोमोज की चर्चा होने लगी। रीमा के हाथ के मैगी मोमोज टूरिस्टों को इतने पसंद आने लगे कि हर कोई बड़े चाव से खाने लगा। अन्य मोमोज वाले अपना व्यापार बंद करके वहां से चले गए और श्याम की तबीयत पहले से बहुत ठीक हो गई। अब से मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, हमारा व्यापार और चलने लगेगा। हमारे मैगी मोमोज अब सबको पसंद आने लगे हैं। क्यों ना हम अपना व्यापार हाथ गाड़ी से एक कैंटीन में बदल लें और तरह तरह के मैगी मोमोज बनाकर बेचें। इससे हमारा मुनाफा होगा। कैंटीन ही नहीं बल्कि अब हम मोमोज की पूरी फैक्ट्री खोल देंगे।
तुमने पूरा परिवार बखूबी संभाल लिया। मेरे ना होने के बावजूद इससे ज्यादा गर्व मुझे कभी नहीं हो सकता। श्याम और रीमा ने एक बड़ी सी मोमोज की कैंटीन खोल दी। उनका व्यापार पहले से 2 गुना ज्यादा चलने लगा और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ फिर से रहने लगे। हस्तिनगर नाम का एक गांव था। वहाँ कमलेश एक कपड़े के मिल में काम किया करता था। उसकी पत्नी विभा लोगों के घरों में काम करके थोड़े पैसे बचा लिया करती थी और अपने बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश करते। कमलेश का बचपन से ही एक सपना था कि बड़े होकर वो खुद व्यापार करे, लेकिन व्यापार करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। जब भी थोड़े पैसे कमलेश जमा कर लेता, कमलेश उन पैसों से शराब पी लेता। कमलेश की शराब की लत की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे दोनों बहुत परेशान रहते थे। कमलेश मिल में काम करके जितने पैसे कमाता, सारे ही वो नशे में खर्च कर देता। एक दिन, आपको अपने नशे की आदत सुधारनी होगी। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इस चीज का उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। नशा तो मैंने पिछले 1 हफ्ते से नहीं किया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने। जैसे नशा छोड़ दिया है, वैसे ही कोई अच्छा सा काम भी ढूंढ लीजिए। मैंने कपड़े के मिल पर रहकर लोगों से अच्छा व्यवहार बना लिया है। मैं जो भी व्यापार शुरू करूंगा, वो मेरे व्यवहार से ही चलने लगेगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे क्या जिससे हमारा व्यापार चलने लगे? इससे पहले आप फिर से नशा करना शुरू कर दें, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे तांत्रिक मौसा जी से मिल लीजिए। विभा अपने पति कमलेश को अपने मौसा तांत्रिक के पास लेकर जाती है ताकि कमलेश फिर से नशा ना करे। कमलेश अपने बच्चे की भलाई और परिवार के भविष्य के लिए विभा की बात मान जाता है। मौसा जी, ये है मेरे पति। इनके बारे में ही मैंने आपसे बात की थी। इन्हें ही नशे से मुक्त करना है। ओम ह्रीं क्लीं बागर बोल बागर बोल बागर बोल। हाँ विभा बेटा, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ जानता हूँ। कमलेश को मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन मैं पिछले कई हफ्तों से कोई नशा नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो। अब मैं कभी नशा नहीं करूँगा। मैंने पहले से ही हमारे परिवार के भविष्य के बारे में सोच लिया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। नशा और नाश में केवल आ मात्रा का फर्क है। नशा करने लगोगे तो नाश हो जाएगा। वैसे तुम किस चीज का व्यापार करने के बारे में सोच रहे हो? मैं डोसे का व्यापार करने की सोच रहा हूँ। मैं डोसा बहुत अच्छा बनाता हूँ और मैं एक गाड़ी लेकर डोसा बनाकर बेचूंगा। ये सच कह रहे हैं मौसा जी, ये डोसा सच में बहुत अच्छा बनाते हैं और पिछले कुछ हफ्तों से ये नशा भी नहीं कर रहे हैं। आप बस हमारी पैसों से मदद कर दीजिए। मैं डोसा बनाने में इनका हाथ बटाऊंगी और इनके साथ व्यापार करूंगी। तांत्रिक उन्हें कुछ पैसे देते हैं और दूसरे ही दिन उन पैसों की मदद से वो डोसे की दुकान खोल लेते हैं। लेकिन जैसा कमलेश और विभा ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कमलेश की डोसे की दुकान बिल्कुल भी नहीं चली। मौसा जी के दिए हुए पैसे बस खत्म ही होने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, वरना आपको फिर से मजबूरी में कपड़ों के मिल में जाकर काम करना होगा। भाग्यवान, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पता नहीं फिर भी हमारा व्यापार क्यों नहीं चल रहा। हम दोनों से ही शायद कुछ गलती हो रही है। हम एक दिन और डोसे की दुकान लगा कर देखेंगे। अगर व्यापार हुआ तो हम आगे काम करेंगे, वरना हम मौसा जी से जाकर उपाय मांगेंगे। जैसा तुम कहो भाग्यवान। तुम और तुम्हारे मौसा जी तांत्रिक कम, बंदर और मदारी का खेल दिखाने वाले ज्यादा लगते हैं। चुप रहिए और कल की तैयारी कीजिए। विभा की बातें सुनकर कमलेश दूसरे दिन की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरे दिन जब कमलेश और विभा ने दुकान खोली, उनकी दुकान पर भीड़ ही भीड़ थी और ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। पिछले दिनों के मुताबिक तो आज का दिन बहुत अच्छा गया है। बस भगवान करे हमारे दिन ऐसे ही जाएं और हम तरक्की करें। लेकिन याद रहे, इन पैसों से आप नशा मत करने लग जाइएगा।
हमें ये पैसे मौसा जी यानी तांत्रिक जी को लौटाना है। कमलेश विभा की बात ना मानकर उन पैसों में से कुछ पैसे निकाल लेता है और रात को चुपके से शराब पीकर घर आकर सो जाता है। अगले दिन जब कमलेश और विभा ने फिर से दुकान खोली तो वहाँ ग्राहक नहीं थे। ग्राहक तो क्या, वहाँ एक आदमी भी नजर नहीं आया। उनके अलावा अन्य डोसे की दुकानों पर बहुत भीड़ थी। ये लोगों को हो क्या गया है? कल की ग्राहकी को देखकर हमने आज ज्यादा डोसा बनाने का सामान लेकर आए। अगर आज हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम इन सामान का क्या करेंगे? हमारे अलावा सारे ही दुकानों में भीड़ लगी हुई है और हम यहाँ मच्छर मार रहे हैं। जरूर हमने कोई अनर्थ किया है। इस चीज को हमें मौसा जी को बताना होगा। हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज से हम निपट लेंगे। पहले तो कमलेश विभा की बात नहीं मानता है, लेकिन जिद करने पर विभा कमलेश को अपने मौसा जी यानी तांत्रिक जी के पास लेकर जाती है। तांत्रिक के पास जाते ही कमलेश समझ जाता है कि वहाँ कुछ होने वाला है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं, बागर बोल। मैं सब जानता हूँ। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? विभा, तुम अपनी परेशानी अपने साथ लेकर आई हो। मैं परेशानी साथ लेकर आई हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर कमलेश मुंह छुपाने लगा। बागर बोल, मुंह मत छुपाओ और खुद सामने से आकर अपनी गलती स्वीकार करो, वरना तुम ऐसे ही मुंह छिपाते फिरोगे। अब खुद ही आगे आओ और अपनी गलती मान लो। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझे बताइए। इनकी तो खैर नहीं, मैं इन्हें देख लूंगी। अगर तुमने पहले ही ध्यान दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी कहीं भी कोई गलती नहीं है। बागर बोल। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नशा मत करो, छोड़ दो नशा करना, लेकिन तुम माने नहीं। तुमने जिस भी दिन नशा किया है, शराब को हाथ लगाया है, उस दिन तुम्हारा व्यापार नहीं चला है। कमलेश की पोल खुल जाने पर वो खुद सामने आ गया और कहने लगा, मौसा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में गलती कर दी। लेकिन आपने ऐसा क्या किया? विभा और तांत्रिक के डर से कमलेश उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। मैं हर रात घर से पैसे चुराकर शराब का नशा करता था और जिस भी दिन हमारा व्यापार अच्छा चला, मैंने उस दिन भी नशा किया था पैसे चुराकर। मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। कमलेश के माफी मांगते ही तांत्रिक ने कहा, बागर बोल, माफी तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगी। आगे से अगर तुम व्यापार बहुत अच्छे और ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं सारी शर्तें मंजूर करता हूँ और मैं आगे से मेहनत भी पूरी करूंगा। ये लो मेरी तरफ से मैगी। अब से तुम डोसा नहीं, मैगी डोसा बनाकर बेचोगे। तुम्हारी पत्नी मैगी बहुत अच्छा बनाती है और तुम डोसा, इसीलिए दोनों को मिलाकर मैगी डोसा बेचो। तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। बागर बोल। विभा ने वो मैगी तांत्रिक से ले ली और अगले ही दिन कमलेश और विभा ने मैगी डोसा बनाना शुरू कर दिया। उस दिन से मैगी डोसा के नाम पर कमलेश की दुकान चलने लगी। कमलेश और विभा का मैगी डोसा चल पड़ा और उन्हें इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने कुछ ही दिनों में 3 दुकानें और खोल ली और कुछ लोगों को काम पर भी रख लिया। कमलेश ने नशा करना भी बंद कर दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सिम्बापुर शहर में आर्यन अपनी पत्नी जिया के साथ अपने भैया भाभी के साथ रहता था। आर्यन की भाभी प्रीति काफी नकचड़ी थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आर्यन और जिया उसके साथ उस घर में रहें। इसीलिए वो हमेशा अपने पति संदीप से इसकी शिकायत किया करती थी। कि
कितनी बार कहा है आपको, मुझे आपके भाई और उसकी पत्नी के साथ रहना पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उन्हें पिताजी के छोड़े हुए जमीन जायदाद में हिस्सा मिले। मैं खुद यही चाहता हूँ भाग्यवान, इसलिए आज मैं कोर्ट में जाकर आया हूँ और एक वकील को घूस खिलाकर एक फर्जी वसीयत के कागज तैयार करा लिए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पिताजी जाने से पहले सारी चीजें मेरे नाम कर गए थे। अब बस कल सुबह की देर है। वाह पतिदेव, क्या तरकीब लगाई है आपने। आर्यन और जिया स्वभाव के बहुत अच्छे थे। घर का सारा काम जिया अकेले किया करती थी और आर्यन अपने पिता की बिरयानी की दुकान में काम किया करता था। अगले दिन का सूरज उगता है। संदीप और प्रीति आर्यन और उसकी पत्नी दोनों को घर से निकाल देते हैं। भैया, ये आप नहीं कर सकते। दीदी, हमसे क्या गलती हो गई? आप हमें घर से निकाल देंगी तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी जाओ, बस मेरे घर पर वापस मत आना। और आर्यन, तुम्हें काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। उस बिरयानी की दुकान को भी पिताजी मेरे नाम पर करके गए हैं। अब जाओ तुम दोनों और खुद का कुछ कर लेना, बस वापस यहाँ मत आना, समझे? रहने की ही बात है तो थोड़े दिन किसी रेलवे स्टेशन पर सो जाना, गरीब लोग वहीं पर तो सोते हैं। आर्यन अपनी पत्नी को लेकर सिम्बापुर रेलवे स्टेशन चला जाता है और खाने के लिए कुछ चीजें लेता है। वो पूरा दिन उसी रेलवे स्टेशन पर बिताते हैं, ना सिर पर छत, ना बदन पर चादर। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, खाना भी कम हो रहा था। हम खाएंगे क्या? खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम चिंता मत करो, यहीं ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। आर्यन थोड़ी दूर जाकर लोगों से खाने की भीख मांगने लगता है। खाना, खाना, किसी के पास कुछ खाना है तो खाना दे दो, मेरी पत्नी भूखी है, खाना दे दो, कोई तो कुछ दे दो। आर्यन अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहां पर एक छोटी लड़की आर्यन के पास आकर कहती है, आप रो क्यों रहे हो? मैं आपको खाना देती हूँ। आज मैं अपना टिफिन लाना भूल गई और मम्मी ने मुझे आज बिरयानी और मेरे दोस्तों के लिए मोमोज पैक करके दिए हैं। आप रोइए मत, मैं आपको अपना टिफिन देती हूँ। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत कमजोरी की हालत में लोगों से खाना मांग रही थी। कोई खाना दे दो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आर्यन उसे देखकर रुक जाता है और बूढ़ी औरत से कहता है, जी माँ जी, मैं थोड़ा सा खाना आपको देता हूँ, मैं अपने हिस्से का खाना आपको दे देता हूँ। मुझे बस इतना खाना चाहिए था जिससे मेरी पत्नी का पेट भर जाए। तुम नेक इंसान हो, तलाशा हर जगह तुम्हें उसी तरीके से जैसे कोई समुद्र में मोती ढूंढता हो। हर बार पत्थर हाथ में आते हैं, मगर आज इस समंदर में मुझे मोती मिल गया। वो बूढ़ी औरत अचानक से परी में बदल जाती है। जिस बच्चे ने तुम्हें ये टिफिन दिया था वो मैं ही थी बेटा। भूखमरी की हालत में भी तुमने मुझे खाना दिया। अब से तुम कभी भूखे नहीं सोओगे। धीरे धीरे सब जो तुमने खोया है उसका दुगना तुम्हारे पास आ जाएगा। मेहनत करो और खूब तरक्की करो आर्यन। परी जादू से वहां स्टेशन पर एक दुकान खड़ी कर देती है जिस पर मोमोज बिरयानी लिखा होता है। कल से तुम यही बेचोगे। इस दुकान पर तुम काम करोगे। जो कोई तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाएगा वो इसका दीवाना हो जाएगा। ये कहकर परी वहां से चली जाती है। आर्यन जिया को जाकर खाना देता है और उसे सारी बात बताता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, सबने कहा और सुना है, मगर आज जो हमारे साथ हुआ है वो प्रमाण है कि ये वाक्य गलत है। अगले दिन आर्यन और जिया दोनों दुकान में जाते हैं जहां पर पहले से ही मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री वहां 2 पेटियों में रखी हुई थी और साथ ही वहां एक पर्ची भी थी जिसमें मोमोज बिरयानी बनाने का तरीका लिखा हुआ था। यहाँ तो पहले से ही सामग्री रखी हुई है। हम इस बिरयानी को सबके लिए बेचेंगे। इसे गरीब भी खरीद सकता है और अमीर भी। इस बिरयानी को हम 5 रुपए में बेचेंगे।
सही कहा आपने। आर्यन और जिया मोमोज बिरयानी बना लेते हैं और उस मोमोज बिरयानी को रेलवे स्टेशन पर 5 रुपयों में बेचना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां कई सारे लोग उनकी बनाई हुई मोमोज बिरयानी खाने आ जाते हैं। बेटा, शुक्रिया, तुमने हम गरीबों को अपने ध्यान में रखकर ये अनोखी मोमोज बिरयानी 5 रुपए में बेचना शुरू किया। हमने भी दिन सहे हैं, हमें पता है कि कैसा लगता है। आप निश्चिंत रहिए और ये बताइए कि आपको और बिरयानी चाहिए क्या, क्योंकि उसके लिए और पैसे देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आर्यन और जिया की मोमोज बिरयानी पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। सब लोग उसकी दुकान पर 5 रुपए की मोमोज बिरयानी खाने आने लगे। कई शहरों के धनवान भी उसके पास 5 रुपए वाली मोमोज बिरयानी खाने आते और उसे कई सारे पैसे देकर जाते। ये खबर हवा की तरह संदीप और प्रीति तक भी पहुंच जाती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ पतिदेव? आर्यन और जिया फिर से अमीर बनते जा रहे हैं। उन्हें कई सारे शहर के धनवान लोग उस बिरयानी को खाकर ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं उन्हें। जानता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सब तो हमने उससे छीन लिया था, तब उसके पास ये दुकान खोलने के पैसे कैसे आए और इतने पैसे कैसे आए कि वो बिरयानी को 5 रुपयों में बेच रहा है। हम दोनों को जाकर देखना पड़ेगा भाग्यवान। मगर वो हमसे बात भी करेगा क्या? वो सब मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने भाई को जानता हूँ, उसका दिल बहुत कोमल है, वो मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता है। संदीप और प्रीति दोनों आर्यन और जिया से मिलने उनकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। मेरे भाई आर्यन, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई थी। जिया, मुझे भी माफ कर दो, हमने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। अरे दीदी, कोई बात नहीं, बुरा तो हमारे साथ हुआ मगर हम टूटे नहीं और आप हमारे पास आ गईं, तो मैं अभी कह सकती हूँ कि परिवार हमसे झूठे नहीं। संदीप भैया, हमने आप दोनों को माफ किया। मैं आप दोनों को मोमोज बिरयानी खिलाता हूँ। आर्यन दोनों को मोमोज बिरयानी खिलाता है। संदीप बातों बातों में आर्यन से मोमोज बिरयानी की दुकान का राज पूछता है और आर्यन अपने भाई पर भरोसा करके उसे बता देता है। भैया, हम 5 रुपयों में इस मोमोज बिरयानी को इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि इस दुकान में 2 पेटियां हैं जिसमें हर दिन अपने आप मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री आ जाती है और पर्ची में मोमोज बिरयानी कैसे बनाते हैं वो भी लिखा हुआ है। इसलिए ये मोमोज बिरयानी खाने में इतनी अच्छी लगती है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मोमोज बिरयानी के लिए शुक्रिया। अब हम चलते हैं, मगर हम आगे भी तुम दोनों से मिलने आते रहेंगे। संदीप और प्रीति घर लौट जाते हैं। कहा था ना मैंने, वो आर्यन मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता, और देखा किस तरीके से मैंने उससे सब उगलवा लिया। वो 2 पेटियां और वो पर्ची, हमें बस वही चाहिए, फिर हम भी मोमोज बिरयानी बेचेंगे, वो भी ज्यादा भाव में। सोचो सोचो पतिदेव, कितने पैसे होंगे हमारे पास, कुछ योजना बनाओ। मैंने योजना सोच रखी है भाग्यवान, बस तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन रात को आर्यन और जिया अपनी दुकान को बंद करके चले जाते हैं और संदीप और प्रीति रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही उन्हें वो बच्ची मिलती है जिसने आर्यन को मोमोज और बिरयानी की टिफिन दी थी। मैं रास्ता खो चुकी हूँ। अंकल जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे घर छोड़ दीजिए। ऐ लड़की, यहाँ से भाग, जा यहाँ से, किसी और से मदद मांग। अरे, ये बच्ची यहाँ कैसे आ गई? ए, समझ नहीं आता क्या? निकल यहाँ से। वो बच्ची वहां से रोते रोते चली जाती है। संदीप और प्रीति आर्यन की मोमोज बिरयानी की दुकान पर पहुंचते हैं। देखो, यही है वो पेटियां जिसमें हर दिन उस अनोखी मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री अपने आप आ जाती है। और वो रही पर्ची जिसमें उस मोमोज बिरयानी को बनाने का तरीका लिखा है। कितना भोला है मेरा भाई, ऐसी चीज को कोई खुले में छोड़कर कैसे जा सकता है। मूर्ख भाई है मेरा,
इसीलिए अब मैं धनवान हो जाऊंगा। संदीप और प्रीति उन दोनों पेटियों और पर्ची को उठाकर जाने लगते हैं। तभी उन्हें बीच में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उन दोनों से मदद मांगती है। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बड़ी भूख लग रही है। बेटा, पेटी में से कुछ खाने को दे दो। नहीं नहीं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही वो ये शब्द कहता है, वो बूढ़ी औरत परी में बदल जाती है और उन दोनों से कहती है, मैंने 2 बार रोकने की कोशिश की तुम दोनों को अपने कहर से बचाने की, मगर लालच को मैंने तुम्हारे अंदर वास करते देखा। नहीं मिलेगी माफी तुम दोनों को इस गुनाह की। धनवान होना था तुम दोनों को, अब सब छीन लिया जाएगा तुमसे। कूदता था तुम्हारा मन पैसा देखकर, अब कूदते रहना जिंदगी भर एक मेंढक की तरह। संदीप और प्रीति दोनों मेंढक में बदल जाते हैं। अगली सुबह होती है, आर्यन अपनी दुकान खोलता है और उसे वो दोनों पेटियां अपनी जगह पर ही दिखती हैं, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। शहर में आर्यन आगे और कई सारी जगहों पर अपनी 5 रुपए की मोमोज बिरयानी की दुकान खोल लेता है और अपनी जिंदगी आराम से जीता है। एक गांव में अभिमन्यु नाम का व्यक्ति पनीर बिरयानी बेचा करता था। एक दिन अभिमन्यु बाजार में पनीर बिरयानी का ठेला लगाकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था। आइए आइए और पनीर बिरयानी का आनंद उठाइए। सभी का धंधा इस समय चल रहा है मंदा। मेरी बिरयानी के साथ मिला हुआ पनीर इस गर्मी में आपको कर देगा ठंडा। तभी वहाँ पर मुखिया आकर अभिमन्यु से बोला, अरे क्या बात है अभिमन्यु, कितनी देर से देख रहा हूँ कि ग्राहकों को आवाज लगा रहे हो, मगर कोई तुम्हारी पनीर बिरयानी खाने ही नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, कुछ देर बाद देखिएगा कि कितने ग्राहक मेरे ठेले पर आकर बिरयानी खाने का आनंद उठाएंगे। अभिमन्यु, ये गर्मी का मौसम है, तुम पनीर बिरयानी बेचने की बजाय कोई नया आइटम क्यों नहीं बेचते? नहीं मुखिया जी, पनीर बिरयानी मेरे पिताजी भी बेचा करते थे और उन्होंने ही मुझे पनीर बिरयानी बनानी सिखाई थी। मैं इस धंधे को नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर में अभिमन्यु के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी और देखते ही देखते अभिमन्यु की पनीर बिरयानी खत्म हो गई। मुखिया मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से बोला, मान गए अभिमन्यु, तुम्हारी पनीर बिरयानी का स्वाद गर्मी में भी लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ घर चला गया और मुखिया भारी मन से अपने खेत की ओर चला गया। खेत पर उसका भतीजा चंदू मुखिया का इंतजार कर रहा था। चाचा जी, क्या आपने अभिमन्यु से बात की? हाँ, मैंने अपने तरीके से उससे कहा कि वो पनीर बिरयानी की जगह कोई और आइटम क्यों नहीं बेचता, मगर उसने मना कर दिया। चाचा जी, अभिमन्यु की पनीर बिरयानी इतनी प्रसिद्ध है कि अगर मैं उसके सामने कोई दूसरा आइटम का ठेला लगाकर बेचूंगा तो वो नहीं बिकेगा। मेरे रोजगार का क्या होगा? चिंता मत करो चंदू, मैं कल कोई उपाय सोचकर तुम्हें बताता हूँ। इधर अभिमन्यु की पत्नी बिंदिया अभिमन्यु से बोली, कल तुम्हारे पीठ पीछे मुखिया जी घर पर आए थे, बोल रहे थे कि गर्मी का सीजन चल रहा है, तुम अपने पति से कुछ और बेचने के लिए क्यों नहीं कहती? ये मुखिया जी भी ना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अरे भाई, जब मेरी पनीर बिरयानी सारे गांव में प्रसिद्ध है तो फिर मैं दूसरा आइटम क्यों बेचूं? सही बात है, आपकी पनीर बिरयानी तो भीषण गर्मी में भी लोग खाना पसंद करते हैं जी। अगले दिन मुखिया अपने भतीजे चंदू से बोला, मैंने उपाय सोच लिया है चंदू, तुम आज से अभिमन्यु के ठेले के सामने पनीर बिरयानी ही बनाकर बेचोगे। चाचा जी, आपको लगता है कि मेरी बनाई हुई पनीर बिरयानी ग्राहक खरीदेंगे? पूरी बात तो सुन लो चंदू, तुम अपने ठेले के अगल बगल अच्छी वैरायटी के छाते भी लगाओगे ताकि लोगों को बैठने में सहूलियत हो, और तो और तुम हर पनीर बिरयानी की प्लेट के साथ एक कोल्ड ड्रिंक लोगों को मुफ्त पिलाओगे। चाचा जी, इस तरह से तो मुझे मुनाफा कम और घाटा ज्यादा होगा। मूर्ख कहीं के, जब तुम ऐसा करोगे तो सारे ग्राहक तुम्हारी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे
एक बार उसके ग्राहक टूटकर तुम्हारे पास आ गए तो उसके बाद तुम अपनी मर्जी के मुताबिक बिरयानी की प्लेट के दाम रख सकते हो। तुम नहीं जानते चंदू, इस देश में लोग मुफ्त का माल देखकर बड़ी ही जल्द खींचे चले आते हैं। और रहा सवाल अभिमन्यु का, तो उसके ठेले के साथ मुझे क्या करना है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगले दिन चंदू मुखिया के कहे मुताबिक उसने अगल बगल में अच्छी वैरायटी की छाते वाली कुर्सियां भी रखवा ली और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा। आइए आइए, आप सबने अभिमन्यु की घटिया पनीर बिरयानी का बहुत स्वाद चखा है। एक बार मेरी बनाई हुई स्वादिष्ट पनीर बिरयानी खाइए और मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक का आनंद उठाइए। एक ग्राहक चंदू से बोला, अरे भैया, क्या तुम वास्तव में एक प्लेट पनीर बिरयानी के साथ एक कोल्ड ड्रिंक मुफ्त दोगे? हाँ हाँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। और तो और, तुम अभिमन्यु के ठेले पर गर्मी में पनीर बिरयानी खाते थे और यहाँ इस छतरी के नीचे आराम से बैठकर पनीर बिरयानी का आनंद उठाओ और इस गर्मी में ठंडी ठंडी मुफ्त कोल्ड ड्रिंक का भी आनंद उठाओ। अरे वाह भैया, फिर तो मजा आ जाएगा। कुछ ही दिनों में अभिमन्यु के सारे ग्राहक टूटकर चंदू के ठेले के पास पनीर बिरयानी का आनंद उठाने लगे। अभिमन्यु की आमदनी खत्म हो गई। अगर मुखिया का भतीजा एक कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में दे रहा है तो आप भी क्यों नहीं कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में देते हैं जी? ये कैसी बातें कर रही हो बिंदिया? एक तो मैं लोगों को वैसे भी बहुत सस्ते में पनीर बिरयानी बेचा करता था। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में दे दूंगा तो इस तरह से तो मुझे अपना घर भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुखिया जी बार बार मुझे ये धंधा छोड़ने के लिए क्यों कहते थे। आज मैं मुखिया जी से बात करके ही रहूंगा। शाम के समय अभिमन्यु मुखिया के घर पर चला गया। अभिमन्यु को देखकर मुखिया बुरा मुंह बनाता हुआ बोला, क्या बात है अभिमन्यु, यहाँ क्यों आए हो? देखिए मुखिया जी, मुझे नहीं पता कि आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन आपका भतीजा मेरे साथ सही नहीं कर रहा। क्यों भाई, इस गांव में क्या तुम्हें ही पनीर बिरयानी बेचने का अधिकार है? नहीं मुखिया जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन आपका भतीजा चंदू मेरी बिरयानी की बुराई हर ग्राहक से करता है और आखिर वो मेरे ही ठेले के सामने बिरयानी कैसे बेच सकता है? अभिमन्यु, तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। हर किसी के धंधा करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। और हाँ, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो फिर ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता ने वर्षों पहले मुझसे कर्ज लिया था जो कि उन्होंने मुझे नहीं लौटाया। तो आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तो तुम उनके बेटे हो, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने पिता का कर्ज चुकता करो। मेरी आर्थिक स्थिति इस वक्त खराब है मुखिया जी, वो भी आपके भतीजे की वजह से। कोई बात नहीं, तुम्हारा ठेला किस काम आएगा? कल तक अपने ठेले को यहाँ खड़ा कर जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे ठेले को तुम्हारे घर से ही उठवा लूंगा। अभिमन्यु मुंह लटकाकर वहां से चला गया। अगले दिन मुखिया के आदमी अभिमन्यु का ठेला भी उठाकर ले गए। अभिमन्यु बेरोजगार हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर आप कब तक ऐसे ही घर पर बैठे रहेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा बिंदिया, यहाँ तक कि धंधा और ठेला भी हाथ से चला गया। अब मैं क्या करूं? मुखिया ने जरूर आपसे झूठ बोला है। आपके पिताजी को स्वर्ग सिधारे तो कई वर्ष हो गए हैं। उन्होंने तो आपसे कभी जिक्र नहीं किया कि मुखिया से उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए थे। जानता हूँ बिंदिया, लेकिन जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो लगता है कि जैसे इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। वैसे भी अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। इतना बोलकर अभिमन्यु क्रोध से एक बक्से पर लात मार दी। बक्से से कुछ सामान नीचे गिर गया। ये क्या किया आपने? ये तो आपके पिताजी का पुराना बक्सा था। अभिमन्यु ने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बक्से से गिरे एक बहुत पुराने कागज को पढ़ने लगा। ये आप क्या पढ़ रहे हैं जी? क्या है ये? ये तो पिताजी की हैंडराइटिंग है बिंदिया। सिर्फ पिताजी ही इस गांव में 5वीं क्लास पास थे। इसमें बर्फ की बिरयानी के बारे में कुछ लिखा है। अचानक अभिमन्यु को कुछ याद आया। मुझे याद आ रहा है, पिताजी बर्फ की बिरयानी के बारे में माँ से बात तो किया करते थे।
कि वो एक दिन बर्फ की बिरयानी बनाकर बेचेंगे। लगता है ये वही है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप बर्फ की बिरयानी क्यों नहीं बेचते? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मेरे पास एक चांदी का हार पड़ा हुआ है, आप उसको गिरवी रखाइए और अपना धंधा फिर से शुरू कीजिए। अभिमन्यु उसी दिन उस हार को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आया और चावल खरीदकर अपने पिताजी के लिखे नुस्खे के अनुसार चावल को पकाकर उसके ऊपर बर्फ मिला दी। बिंदिया, बर्फ की बिरयानी तो बनकर तैयार हो गई। आपके साथ मैं भी बेचने का प्रयास करूंगी। हम अपनी पुरानी जगह पर धूप में ही खड़े होकर इसे बेचेंगे। अभिमन्यु बिंदिया के साथ अपनी पुरानी जगह पर चला गया और आवाज लगाने लगा, आइए भैया आइए, आप सबने पनीर बिरयानी बहुत खाई है। एक बार आप बर्फ की बिरयानी खाकर ठंडा ठंडा कूल कूल होने का आनंद उठाइए। तभी एक ग्राहक वहां आकर बोला, अरे भैया, पनीर बिरयानी, छोले बिरयानी, नॉनवेज बिरयानी के बारे में तो सुना था, बर्फ की बिरयानी के बारे में पहली बार सुना है। देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी है। एक बार बिरयानी को खाने का आनंद उठाइए और ठंड का मजा लीजिए। लाओ भैया, एक प्लेट लगा दो। अभिमन्यु ने एक प्लेट में बर्फ की बिरयानी उस ग्राहक को दे दी। बिरयानी खाते ही वो ग्राहक बोला, अरे भैया, बर्फ की बिरयानी को खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि दिसंबर की सर्दी आ गई हो। उस ग्राहक की बात सुनकर सभी ग्राहक अभिमन्यु के बर्फ की बिरयानी पर दौड़ पड़े। कुछ ही दिनों में अभिमन्यु की बिरयानी अपने गांव में और आसपास के सभी गांव में प्रसिद्ध हो गई। अभिमन्यु की बर्फ की बिरयानी जो भी खाता, उसे भीषण गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती। एक दिन अभिमन्यु की पत्नी अभिमन्यु से बोली, आपके पिताजी की बर्फ की बिरयानी का नुस्खा अगर हमें नहीं मिलता तो हम तो सड़क पर आ गए थे। तुम सही कह रही हो, पिता पिता ही होता है। इस संसार से जाने के बाद भी उन्होंने हमारी सहायता की। मैं चाहती हूँ कि इस भीषण गर्मी में बेचारे बहुत से गरीब लोग गर्मी की वजह से परेशान हैं, जिनके घर पर ना कूलर है और ना ही पंखा, आप उन्हें ये बर्फ की बिरयानी मुफ्त में खिलाइए। अभिमन्यु को अपनी पत्नी का सुझाव पसंद आया और अभिमन्यु उस दिन से गरीब लोगों को बर्फ की बिरयानी मुफ्त में खिलाने लगा। अब गांव में जिसे भी गर्मी लगती, वो अभिमन्यु के पास आ जाता और अभिमन्यु ने गांव में एक दुकान खरीद ली। अब वो गांव में ही दुकान पर बर्फ की बिरयानी बेचा करता। ये देखकर चंदू मुखिया से बोला, चाचा जी, हमारी सारी योजना पर पानी फिर गया। सही कहते हो तुम। पता नहीं इस चंदू के पास बर्फ की बिरयानी बनाने का नुस्खा कैसे आ गया। उसकी बर्फ की बिरयानी खाने के बाद किसी को गर्मी ही नहीं लगती। अब तो दूर दूर से लोग आकर उसकी बिरयानी खाने लगे हैं और वो भी सिर्फ इसी वजह से खाते हैं ताकि वो अपने शरीर की गर्मी भगा सके। तो फिर कुछ कीजिए चाचा जी। जब दुश्मन ताकतवर हो जाए तो फिर उससे दुश्मनी नहीं बल्कि समझौता करना चाहिए। चलो मेरे साथ। मुखिया चंदू को लेकर अभिमन्यु के घर पर चला गया। मुखिया और चंदू को देखकर अभिमन्यु चौंकता हुआ बोला, मुखिया जी, आज आपको इस गरीब की याद कैसे आ गई? अभिमन्यु, तुम्हारी बर्फ की बिरयानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी है। अब तो लोग हमारे गांव का नाम भी बर्फ की बिरयानी के नाम से जानने लगे हैं। लेकिन मैं तुमसे समझौता करने आया हूँ। मेरा और आपका तो कभी कोई झगड़ा ही नहीं था मुखिया जी, तो फिर समझौता किस बात का? तुम एक नंबर के मूर्ख हो अभिमन्यु। तुम्हारे हाथ में बर्फ की बिरयानी का नुस्खा है। तुम चाहो तो इससे लाखों रुपए कमा सकते हो, लेकिन तुम पैसे कमाने की बजाय गरीब भिखारी को मुफ्त में बर्फ की बिरयानी खिला रहे हो। मुझे लगा था कि शायद आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए आप यहाँ आए हैं। पर मैं गलत था मुखिया जी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। गरीब की मदद करने से हमारे मन को जो शांति मिलती है ना, वो किसी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आप यहाँ से जा सकते हैं। मुखिया और चंदू मुंह लटकाकर वहां से चले गए।
अभिमन्यु आज भी बर्फ की बिरयानी बनाता है और उन्हें बेचता है। श्याम और रीमा पति पत्नी थे। दोनों अपने बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। दिन में श्याम और रीमा मैगी बेचते और शाम होते ही दोनों मोमोज बेचना शुरू कर देते। उनके मोमोज का व्यापार खूब चलने लगा। जो लोग मनाली घूमने जाते वो जरूर उनके यहाँ मोमोज लेने चले जाते और बड़े चाव से खाते। लोगों को श्याम के मोमोज ज्यादा पसंद आते। रीमा की बनाई हुई मैगी कोई नहीं पूछता। इससे श्याम और रीमा में अनबन होने लगी। भाग्यवान, आज क्या बनाया है खाने में? वैसे तुम्हारे हाथ की मैगी खाए कई दिन हो गए हैं। जी ठीक कहते हैं आप, बना लीजिए मेरा मजाक। मैं तो हूँ ही इसी लायक। बाहर के लोगों को मेरी मैगी पसंद नहीं आ रही और ऊपर से आप भी शुरू हो गए। रीमा गुस्से से किचन में चली जाती है। एक दिन श्याम की दुकान पर एक आदमी आया और कहने लगा, भाई साहब, आपके मोमोज लाजवाब हैं। ऐसे मोमोज मनाली तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा तो जी चाहता है भाई कि मैं आपके हाथ चूम लूं। तारीफ सुने कई दिन हो गए थे, आज आप आए हैं। ये सारी चीजें सुन सुनकर थक गया हूँ मैं। कुछ नया बोलिए। बस ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता चरम सीमा न छूले। सफल हूँ इसलिए घमंड भी है। आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। श्याम की सफलता को देखकर कई और लोगों ने वहाँ पर मोमोज का ठेला लगा दिया। लगता है हमारे व्यापार को किसी की नजर लग गई है। मैंने आपको कहा था ना, ज्यादा हवाबाजी मत कीजिए। देखिए, हमारा व्यापार देखकर ही कई लोगों ने मोमोज का ठेला खोल लिया है। तुम इसकी चिंता मत करो। लोग व्यापार नहीं, व्यवहार देखकर खरीदारी करते हैं। और वही लोग व्यापार और व्यवहार करके हमसे आगे निकल जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तरकीब हमें निकालनी होगी, वरना तुम्हारी बातें सच हो जाएंगी। श्याम रीमा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ ही दिन बाद उनका व्यापार ठप हो जाता है। श्याम इस बात से चिंतित हो जाता है। एक दिन बाजार से श्याम व्यापार के सामान ला रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे चोट लग गई। जख्म गहरे होने के कारण डॉक्टर ने बोला कि श्याम को 3 महीने तक आराम करना है। आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। इनसे कहिए पहले की तरह काम ना करें, आराम करें। श्याम काम ना कर पाने के कारण दुखी हो जाता है और घर की तकलीफ देखकर रीमा से कहता है, ये कैसा समय आ गया है हमारे जीवन में। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम अकेले ये सब कैसे देखोगी? इस वक्त मैं परिवार की मदद ना करने की वजह से सच में बहुत दुखी हूँ। आप घर की चिंता मत कीजिए। मैंने बच्चों को छुट्टी मनाने मायके भेज दिया है। कुछ दिन मैं आपका ख्याल रख के घर चला लूंगी। काश मैं भी तुम्हारी मदद कर पाता। रीमा ने अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। श्याम की मदद ना मिलने की वजह से वो सिर्फ मैगी ही बनाकर बेच पाती और ठीक ठाक व्यापार हो जाता। एक दिन सुबह रीमा ने अपनी दुकान खोली ही थी कि वहां पर एक गरीब बुढ़ा भीख मांगते हुए रीमा की दुकान पर आ गया। गरीब बुढ़ा रीमा को दुकान पर देखकर श्याम को ढूंढने लगता है। बेटी, यहाँ पर एक बेहतरीन मोमोज वाला नौजवान रहा करता था, वो कहाँ चला गया? बड़े दिन हो गए उसने मुझे मोमोज नहीं खिलाए। जी, वो मेरे पति हैं। उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से अब हम सिर्फ मैगी बेचते हैं। मैं आपको मैगी खिला देती हूँ, आप इसे खा लीजिए। रीमा ने उस गरीब बुढ़े को मैगी परोसी। मैगी खाते ही बुढ़े ने कहा, लाजवाब, ऐसा स्वादिष्ट मैगी मैंने आज तक नहीं खाया। तुम दोनों पति पत्नी के हाथों में जादू है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। गरीब बुढ़े की बात सुनकर रीमा को अच्छा लगा और उसने मैगी के पैसे मांगे। जी धन्यवाद। चलिए मैगी के पैसे दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? मैंने कभी तुम्हारे पति को पैसे नहीं दिए। मैं जब भी आता था वो मुझे फ्री में ही मोमोज खिला देता था। सुबह सुबह आकर इन्होंने दिन की शुरुआत ही ऐसी कर दी। आज का तो दिन ही बड़ा कठिन बीतने वाला है।
गरीब बुढ़ा वहां से जाने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया और बोला, मैं अक्सर तुम्हारे पति के हाथ के मोमोज खाकर उसे जादुई तावीज दिया करता था, जिससे तुम्हारे दुकान की खूब बिक्री होती थी। वही मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ। गरीब बुढ़े ने अपने थैली में से एक तावीज निकाली। इस तावीज को तुम अपनी दुकान पर बांध दो और अपना व्यापार देखो। कैसी तावीज? उन्होंने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये लो, और अब से मैगी और मोमो को साथ में मिलाकर बनाना शुरू कर दो। तुम मैगी बहुत अच्छा बनाती हो और अपने पति की मदद से मैगी और मोमोज को मिलाकर उसका व्यापार करो। इतना कहकर गरीब बुढ़ा वहां से चला जाता है। रीमा घर जाकर सारी बातें श्याम से बताती है। श्याम सारी बातें सुनकर कहता है, कई साल पहले एक बार ये गरीब बूढ़े बाबा हमारे दुकान पर आए थे। मैंने इन्हें मोमोज खिलाए, तब भी उन्होंने मुझे एक तावीज दी थी, जिसे मैंने हमारे मोमोज की दुकान पर लगाई और दुकान चलने लगी। लगता है ये वैसा ही तावीज है। उन्होंने ये भी कहा हमें मैगी मोमोज बेचने चाहिए, मैगी और मोमोज का मिश्रण। जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा ही करना चाहिए, इससे हमारे व्यापार में सिर्फ बढ़त ही होगी। श्याम की बात सुनकर रीमा ने अपने दुकान पर गरीब बूढ़े बाबा की तावीज बांध दी और मैगी मोमोज बनाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरे मनाली में मैगी मोमोज की चर्चा होने लगी। रीमा के हाथ के मैगी मोमोज टूरिस्टों को इतने पसंद आने लगे कि हर कोई बड़े चाव से खाने लगा। अन्य मोमोज वाले अपना व्यापार बंद करके वहां से चले गए और श्याम की तबीयत पहले से बहुत ठीक हो गई। अब से मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, हमारा व्यापार और चलने लगेगा। हमारे मैगी मोमोज अब सबको पसंद आने लगे हैं। क्यों ना हम अपना व्यापार हाथ गाड़ी से एक कैंटीन में बदल लें और तरह तरह के मैगी मोमोज बनाकर बेचें। इससे हमारा मुनाफा होगा। कैंटीन ही नहीं, बल्कि अब हम मोमोज की पूरी फैक्ट्री खोल देंगे। तुमने पूरा परिवार बखूबी संभाल लिया, मेरे ना होने के बावजूद। इससे ज्यादा गर्व मुझे कभी नहीं हो सकता। श्याम और रीमा ने एक बड़ी सी मोमोज की कैंटीन खोल दी। उनका व्यापार पहले से 2 गुना ज्यादा चलने लगा और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ फिर से रहने लगे। हस्तिनगर नाम का एक गांव था। वहाँ कमलेश एक कपड़े के मिल में काम किया करता था। उसकी पत्नी विभा लोगों के घरों में काम करके थोड़े पैसे बचा लिया करती थी और अपने बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश करते। कमलेश का बचपन से ही एक सपना था कि बड़े होकर वो खुद व्यापार करे, लेकिन व्यापार करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। जब भी थोड़े पैसे कमलेश जमा कर लेता, कमलेश उन पैसों से शराब पी लेता। कमलेश की शराब की लत की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे दोनों बहुत परेशान रहते थे। कमलेश मिल में काम करके जितने पैसे कमाता, सारे ही वो नशे में खर्च कर देता। एक दिन, आपको अपने नशे की आदत सुधारनी होगी। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इस चीज का उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। नशा तो मैंने पिछले 1 हफ्ते से नहीं किया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने। जैसे नशा छोड़ दिया है, वैसे ही कोई अच्छा सा काम भी ढूंढ लीजिए। मैंने कपड़े के मिल पर रहकर लोगों से अच्छा व्यवहार बना लिया है। मैं जो भी व्यापार शुरू करूंगा, वो मेरे व्यवहार से ही चलने लगेगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे क्या जिससे हमारा व्यापार चलने लगे? इससे पहले आप फिर से नशा करना शुरू कर दें, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे तांत्रिक मौसा जी से मिल लीजिए। विभा अपने पति कमलेश को अपने मौसा तांत्रिक के पास लेकर जाती है ताकि कमलेश फिर से नशा ना करे। कमलेश अपने बच्चे की भलाई और परिवार के भविष्य के लिए विभा की बात मान जाता है। मौसा जी, ये है मेरे पति। इनके बारे में ही मैंने आपसे बात की थी। इन्हें ही नशे से मुक्त करना है। ओम ह्रीं क्लीं बागड़ बोल, बागड़ बोल।
बागड़ बोल। हाँ विभा बेटा, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ जानता हूँ। कमलेश को मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन मैं पिछले कई हफ्तों से कोई नशा नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो। अब मैं कभी नशा नहीं करूँगा। मैंने पहले से ही हमारे परिवार के भविष्य के बारे में सोच लिया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। नशा और नाश में केवल आ मात्रा का फर्क है। नशा करने लगोगे तो नाश हो जाएगा। वैसे तुम किस चीज का व्यापार करने के बारे में सोच रहे हो? मैं डोसे का व्यापार करने की सोच रहा हूँ। मैं डोसा बहुत अच्छा बनाता हूँ और मैं एक गाड़ी लेकर डोसा बनाकर बेचूंगा। ये सच कह रहे हैं मौसा जी, ये डोसा सच में बहुत अच्छा बनाते हैं और पिछले कुछ हफ्तों से ये नशा भी नहीं कर रहे हैं। आप बस हमारी पैसों से मदद कर दीजिए। मैं डोसा बनाने में इनका हाथ बटाऊंगी और इनके साथ व्यापार करूंगी। तांत्रिक उन्हें कुछ पैसे देते हैं और दूसरे ही दिन उन पैसों की मदद से वो डोसे की दुकान खोल लेते हैं। लेकिन जैसा कमलेश और विभा ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कमलेश की डोसे की दुकान बिल्कुल भी नहीं चली। मौसा जी के दिए हुए पैसे बस खत्म ही होने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, वरना आपको फिर से मजबूरी में कपड़ों के मिल में जाकर काम करना होगा। भाग्यवान, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पता नहीं फिर भी हमारा व्यापार क्यों नहीं चल रहा। हम दोनों से ही शायद कुछ गलती हो रही है। हम एक दिन और डोसे की दुकान लगाकर देखेंगे। अगर व्यापार हुआ तो हम आगे काम करेंगे, वरना हम मौसा जी से जाकर उपाय मांगेंगे। जैसा तुम कहो भाग्यवान। तुम और तुम्हारे मौसा जी तांत्रिक कम, बंदर और मदारी का खेल दिखाने वाले ज्यादा लगते हैं। चुप रहिए और कल की तैयारी कीजिए। विभा की बातें सुनकर कमलेश दूसरे दिन की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरे दिन जब कमलेश और विभा ने दुकान खोली, उनकी दुकान पर भीड़ ही भीड़ थी और ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। पिछले दिनों के मुताबिक तो आज का दिन बहुत अच्छा गया है। बस भगवान करे हमारे दिन ऐसे ही जाएं और हम तरक्की करें। लेकिन याद रहे, इन पैसों से आप नशा मत करने लग जाइएगा। हमें ये पैसे मौसा जी यानी तांत्रिक जी को लौटाना है। कमलेश विभा की बात ना मानकर उन पैसों में से कुछ पैसे निकाल लेता है और रात को चुपके से शराब पीकर घर आकर सो जाता है। अगले दिन जब कमलेश और विभा ने फिर से दुकान खोली तो वहाँ ग्राहक नहीं थे। ग्राहक तो क्या, वहाँ एक आदमी भी नजर नहीं आया। उनके अलावा अन्य डोसे की दुकानों पर बहुत भीड़ थी। ये लोगों को हो क्या गया है? कल की ग्राहकी को देखकर हमने आज ज्यादा डोसा बनाने का सामान लेकर आए। अगर आज हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम इन सामान का क्या करेंगे? हमारे अलावा सारे ही दुकानों में भीड़ लगी हुई है और हम यहाँ मच्छर मार रहे हैं। जरूर हमने कोई अनर्थ किया है। इस चीज को हमें मौसा जी को बताना होगा। हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज से हम निपट लेंगे। पहले तो कमलेश विभा की बात नहीं मानता है, लेकिन जिद करने पर विभा कमलेश को अपने मौसा जी यानी तांत्रिक जी के पास लेकर जाती है। तांत्रिक के पास जाते ही कमलेश समझ जाता है कि वहाँ कुछ होने वाला है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं, बागड़ बोल, बागड़ बोल। मैं सब जानता हूँ तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। विभा, तुम अपनी परेशानी अपने साथ लेकर आई हो। मैं परेशानी साथ लेकर आई हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर कमलेश मुंह छुपाने लगा। बागड़ बोल, मुंह मत छुपाओ और खुद सामने से आकर अपनी गलती स्वीकार करो, वरना तुम ऐसे ही मुंह छिपाते फिरोगे। अब खुद ही आगे आओ और अपनी गलती मान लो। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, आप मुझे बताइए। इनकी तो खैर नहीं, मैं इन्हें देख लूंगी। अगर तुमने पहले ही ध्यान दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी कहीं भी कोई गलती नहीं है। बागड़ बोल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नशा मत करो, छोड़ दो नशा करना।
लेकिन तुम माने नहीं। तुमने जिस भी दिन नशा किया है, शराब को हाथ लगाया है, उस दिन तुम्हारा व्यापार नहीं चला है। कमलेश की पोल खुल जाने पर वो खुद सामने आ गया और कहने लगा, मौसा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में गलती कर दी। लेकिन आपने ऐसा क्या किया? विभा और तांत्रिक के डर से कमलेश उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। मैं हर रात घर से पैसे चुराकर शराब का नशा करता था, और जिस भी दिन हमारा व्यापार अच्छा चला, मैंने उस दिन भी नशा किया था पैसे चुराकर। मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। कमलेश के माफी मांगते ही तांत्रिक ने कहा, बागड़ बोल, माफी तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगी। आगे से अगर तुम व्यापार बहुत अच्छे और ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं सारी शर्तें मंजूर करता हूँ, और मैं आगे से मेहनत भी पूरी करूंगा। ये लो मेरी तरफ से मैगी। अब से तुम डोसा नहीं, मैगी डोसा बनाकर बेचोगे। तुम्हारी पत्नी मैगी बहुत अच्छा बनाती है और तुम डोसा, इसीलिए दोनों को मिलाकर मैगी डोसा बेचो। तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। बागड़ बोल। विभा ने वो मैगी तांत्रिक से ले ली और अगले ही दिन कमलेश और विभा ने मैगी डोसा बनाना शुरू कर दिया। उस दिन से मैगी डोसा के नाम पर कमलेश की दुकान चलने लगी। कमलेश और विभा का मैगी डोसा चल पड़ा और उन्हें इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने कुछ ही दिनों में 3 दुकानें और खोल ली और कुछ लोगों को काम पर भी रख लिया। कमलेश ने नशा करना भी बंद कर दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।